दोस्तों नमस्कार। नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीके सैनी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, नरोत्तम जी शर्मा सर के सानिध्य में इस चैनल को क्रिएट किया गया है, ऑपरेट किया गया है। तो यहाँ पर अपन बताएं, संरक्षण के रूप में आदरणीय सुभाष जी चारण सर और आदरणीय मुकेश जी पंचोली सर के संरक्षण में ये चैनल क्रिएट हुआ है, संचालित हो रहा है। और फुलवाड़ा सर है, ये स्टूडेंट के हित में इस चैनल को स्टार्ट किया है, इसको मतलब इसको प्रारंभ किया है। तो सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासों को शेयर करिए। दोस्तों अपनी जो क्लास चल रही है आज की, ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग चल रही है क्लास। और एक क्लास अपनी पहली हो चुकी है जिसमें अपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट जाना था। अब अपन इसी में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो अपन यहाँ पर इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों कंप्यूटर में एक टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इस पॉइंट में दोस्तों अपन कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कई बार डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले विशेषताओं के पॉइंट्स यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कुछ पॉइंट्स के आधार पर कंप्यूटर की विशेषताओं को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों स्पीड। पहला पॉइंट कौन सा आता है, स्पीड यानी कि गति। दूसरा पॉइंट आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या सटीकता भी बोल सकते हैं अपन। चौथा पॉइंट है दोस्तों वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इसका मतलब होता है विभिन्नता या विविधता, या विभिन्नता भी बोल सकते हैं अपन। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे डेलिजेंस, कर्मठता। इसी टाइप से दोस्तों एक पॉइंट आता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उच्च भंडारण क्षमता। उच्च भंडारण क्षमता। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक पॉइंट आता है यहाँ पर कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। एक पॉइंट आता है निरंतरता। ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए गए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर के विषय विशेषज्ञों के द्वारा कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। और इन पॉइंट्स के आधार पर दोस्तों अपन किसकी बात करते हैं, कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है, स्पीड। दूसरा है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। तीसरा है शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। चौथा है वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता या विभिन्नता भी बोल सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों डेलिजेंस यानी कि कर्मठता बोल सकते हैं। फिर है हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उच्च भंडारण क्षमता, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में बनता रहता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण या संचार बोल सकते हैं। इन विशेषताओं के इन पॉइंट्स के माध्यम से अपन कंप्यूटर की विशेषताओं को यहाँ पे व्याख्यात करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों पहली विशेषता को अपन लेके चलते हैं। पहली विशेषता कौन सी है यहाँ पे, स्पीड। यानी कि पहली विशेषता कौन सी है, गति है, यानी कि स्पीड। पहली विशेषता है स्पीड यानी कि गति। पहली विशेषता कौन सी है दोस्तों, स्पीड यानी कि गति। अब इसमें क्या बताया गया है कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काफी तेज गति से क्या करती है, डेटा प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न करती है। यानी कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड काफी फास्ट होती है, अपन ये बोल सकते हैं। कंप्यूटर फास्ट स्पीड से डाटा व निर्देशों को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। प्रोसेस करके सूचना में बदलता है, सूचना में परिवर्तित करता है।
यानी कि पहली विशेषता कौन सी है दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड, यानी कि कंप्यूटर फास्ट स्पीड से, तेज गति से डाटा व निर्देशों को प्रोसेस करता है और किसका रूप देता है, सूचनाओं का रूप देता है। कंप्यूटर की जो कार्य वर्किंग स्पीड है, कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को 2 इकाई में मापते हैं। कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को मेजर करने की यूनिट, वर्किंग स्पीड को मापने की इकाई, कार्य गति को मापने की इकाई, तो दोस्तों कंप्यूटर की जो कार्य गति है उसको 2 इकाई में मापते हैं। पहली कौन सी आती है, MIPS, MIPS जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी कि कंप्यूटर की कार्य गति को 2 इकाइयों में मापते हैं। पहली इकाई कौन सी है, MIPS, जिसका फुल फॉर्म आपको पूछ ले तो क्या बताना है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दूसरी दोस्तों जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशंस पर सेकेंड। यानी कि कंप्यूटर एक फास्ट स्पीड से कार्य करने वाली मशीन है जो डेटा व निर्देशों को काफी तेज गति से क्या करती है दोस्तों, प्रोसेस करती है और सूचना में परिवर्तित करती है। और इसकी वर्किंग स्पीड को अपन मुख्य रूप से 2 इकाइयों में मापते हैं। पहली इकाई है MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और दूसरी है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये 2 इकाई किससे संबंधित है, कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड से संबंधित है। तो पहली विशेषता है इसमें, ये जो 2 शब्द है ये एग्जामिनेशन के नजरिए से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके फुल फॉर्म वगैरह पूछते रहते हैं एग्जाम में ना, तो MIPS और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म ध्यान में रखना। सुपर कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को किसमें मापते हैं अपन, फ्लॉप्स में। जो फ्लॉप्स है ये क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को मापने की इकाई, सुपर कंप्यूटर की कार्य गति को मापने की इकाई, कार्य गति को मापने की इकाई। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों इनकी कार्य गति को किस इकाई में मापते हैं अपन, फ्लॉप्स इकाई में मापते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दूसरी विशेषता का यहाँ पे अपन डिस्कशन करें तो दोस्तों दूसरी विशेषता जो होती है वो कौन सी होती है, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, स्वचालन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वचालन। स्वचालन का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, यानी कि कंप्यूटर जो मशीन है ये स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस बात का मतलब क्या हो गया, यूजर कंप्यूटर को केवल डेटा व निर्देश प्रदान करते हैं, उन डेटा व निर्देशों पर प्रोसेसिंग का कार्य करना, सूचना बनाना, सूचना को यूजर के सामने प्रदर्शित करना, ये कार्य कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है। तो यहाँ पे अपन बताएंगे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात इसके द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का कार्य, डेटा प्रोसेसिंग का कार्य ऑटोमेटिक किया जाता है। यूजर केवल कंप्यूटर को, यूजर की भूमिका केवल कंप्यूटर को, यूजर की भूमिका केवल कंप्यूटर को डाटा व निर्देश उपलब्ध कराने की होती है, डाटा एवं निर्देश उपलब्ध करवाने की होती है। यानी कि यूजर केवल कंप्यूटर को इनपुट देता है, उन इनपुट पे प्रोसेसिंग और आउटपुट बनाने का कार्य कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है। तो ये कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता तो गति से संबंधित है, यानी कि कंप्यूटर काफी तेज गति से डेटा व निर्देशों को प्रोसेस करती है और सूचना में परिवर्तित करती है।
कंप्यूटर की कार्यगति को अपन किस इकाई में मापते हैं? तो एक तो MIPS है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और एक फ्लॉप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। दूसरी विशेषता ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन। इसका मतलब ये हो गया यूजर कंप्यूटर को केवल डेटा व इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है, डाटा व निर्देश उपलब्ध कराता है, उन डेटा व निर्देशों पर प्रोसेसिंग का कार्य करना, सूचना बनाना, सूचना यूजर के सामने प्रदर्शित करने का कार्य कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों? स्वतः करता है, अपने आप करता है, ऑटोमेटिक करता है। तीसरी विशेषता कौन सी आती है यहाँ पे दोस्तों? तो तीसरी विशेषता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जिसे अपन शुद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुद्धता। एक्यूरेसी यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं? शुद्धता। इसमें यह बोला गया है कि कंप्यूटर से जो अपने को सूचनाएं प्राप्त होती है वो बिल्कुल करेक्ट प्राप्त होती है, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि या एरर नहीं पाई जाती। इसी को अपन क्या बोलते हैं? शुद्धता। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाएं बिल्कुल करेक्ट होती है, बिल्कुल करेक्ट होती है। इन सूचनाओं में किसी प्रकार की, इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि या एरर नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की त्रुटि या एरर नहीं पाई जाती है, एरर नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? यानी कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाएं बिल्कुल सही होती है, करेक्ट होती है। इन सूचनाओं में किसी प्रकार की दोस्तों त्रुटि या एरर नहीं पाई जाती है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करती है? दिए गए इनपुट पर। यह विशेषता किस पे डिपेंड करती है? यह विशेषता इनपुट पर निर्भर करती है, इनपुट पर निर्भर। यानी कि किस पे निर्भर रहती है दोस्तों? इनपुट पर। यदि इनपुट सही है, यदि इनपुट सही है, यदि इनपुट सही है यानी कि करेक्ट है, यदि इनपुट करेक्ट है यानी कि सही है, तो आउटपुट भी सही मिलेगा। आउटपुट यानी कि सूचना भी सही मिलेगी। और यदि इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत मिलेगा। और यदि इनपुट गलत है, इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत मिलेगा, आउटपुट भी गलत मिलेगा। ठीक है ना? तो इनपुट पर डिपेंड करती है। यह विशेषता किस पर डिपेंड करती है? इनपुट पर। यदि इनपुट सही है, करेक्ट है, तो आपको आउटपुट भी सही मिलेगा, करेक्ट प्राप्त होगा। और यदि इनपुट देने में एरर हो गई है, गलती हो चुकी है, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। इससे अपन कौन सा सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों? इसे इसे गीगो का सिद्धांत भी बोलते हैं। गीगो, इसे गीगो का सिद्धांत भी बोलते हैं। गार्बेज इन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज आउट। इसे गीगो का सिद्धांत भी बोलते हैं, यानी कि गीगो मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है ना? ये सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो तीन विशेषताएं अपन ने यहाँ पे जान ली है। एक तो कम्युनिकेशन, एक दूसरी विशेषता कौन सी दोस्तों? ऑटोमेशन, और तीसरी एक्यूरेसी, शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचना बिल्कुल करेक्ट होती है, कोई गलती नहीं होती है, यदि इनपुट दिया गया सही है तो। यदि इनपुट सही दिया तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा? सही मिलेगा। और इनपुट देने में गलती हो चुकी है तो इससे अपन कंप्यूटर से आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। और ऐसे सिद्धांत को अपन गीगो का सिद्धांत बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर नेक्स्ट विशेषता कौन सी होती है दोस्तों? अगली विशेषता जो आती है कंप्यूटर की, वो कौन सी आती है? नेक्स्ट विशेषता आती है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता, विविधता, या इससे अपन विभिन्नता भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है दोस्तों कि कंप्यूटर आज विभिन्न क्षेत्रों में यूज किया जाने वाली मशीन हो गई है। आज कंप्यूटर का प्रयोग अपन विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, वर्सेटाइल मशीन है। अर्थात
वर्तमान में इसका प्रयोग, वर्तमान में यह विभिन्न क्षेत्रों में, या विविध बोल सकते हैं या विभिन्न बोल सकते हैं, क्षेत्रों में सूचना पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। सूचना पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। जैसे जैसे अपन बात करें दोस्तों, विज्ञान हो गया, व्यापार हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रशासकीय कार्य हो गया, प्रशासकीय कार्य एक्सेट्रा। यानी कि इन क्षेत्रों में अपन कंप्यूटर के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, विशेषतः कार्य करते हैं। तो आज कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में यूज होने लगी है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासकीय कार्य हो, चाहे अपन बात करें जैसे रेलवे का क्षेत्र हो, बीमा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का यूज किया जाने लगा है। विविध क्षेत्रों में यूज किया जाता है, इसी कारण विविधता बोल दिया है। अब इसके क्षेत्र से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, जैसे कंप्यूटर को कुछ अन्य सेक्टर में भी यूज किया जाता है। जैसे अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, पहला क्षेत्र यहाँ पे बताए, कुछ अन्य क्षेत्र, जैसे एक शब्द आता है दोस्तों यहाँ पर, पहला शब्द आता है यहाँ पे, एक शब्द आता है डीटीपी। तो डीटीपी का मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक शब्द होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटिंग वर्क करना क्या कहलाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। ये भी कंप्यूटर के कुछ एरिया ही लिख रहे हैं अपन, यानी कि क्षेत्रों के नाम लिख रहे हैं। तो पहला क्षेत्र एक कौन सा हो गया, डीटीपी, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य करना क्या कहलाता है, डीटीपी का कार्य कहलाता है। फिर दोस्तों एक शब्द आता है यहाँ पर, कैड। कैड, तो कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि आप कंप्यूटर को अपन विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइनिंग के पर्पज से भी यूज कर रहे हैं। फैशन डिजाइनर भी इसका प्रयोग कर रहा है, आर्किटेक्चर भी जो बिल्डिंग है उसका नक्शा या मैप बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर दोस्तों एक शब्द अपन यहाँ पे बताएं, CAL, कंप्यूटर असिस्टेड। कंप्यूटर असिस्टेड या एडेड भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड या एडेड लर्निंग, यानी कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग अपन, यानी कि जो लर्निंग है, अधिगम है, यानी कि पढ़ाने में या पढ़ने में अपन कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से आप पढ़ते हो तो ये CAL कहलाएगा, क्या कहलाएगा, CAL। और यदि कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, CAI कहलाएगा, ई एजुकेशन, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर असिस्टेड या एडेड बोल सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड या एडेड इंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग अध्यापन कार्यों में भी किया जाता है और स्टडी के कार्य के लिए भी किया जाता है। तो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अनुदेशन का तो इसको CAI बोलेंगे, और बच्चा पढ़ रहा है तो उसको CAL बोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों MIDI, ये कुछ शब्द है, इनके फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में। तो इसका पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि वर्तमान समय में कंप्यूटर को अपन, यानी कि जो ये बोल सकते हैं अपन, वर्तमान समय में कंप्यूटर को अपन जैसे विभिन्न प्रकार के साउंड इफेक्ट डिजाइन करने के लिए भी अपन कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसको अपन MIDI बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये कुछ अन्य क्षेत्रों के अपन ने यहाँ पे नाम लिखे जो कंप्यूटर के वर्किंग एरिया ही है। DTP मतलब कंप्यूटर से प्रिंटिंग का कार्य करना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है, CAD कंप्यूटर के द्वारा मैप्स या नक्शे बनाना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, CAL कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग करना, पढ़ना, ठीक है ना, टीच करना, टीचिंग करना, तो ये क्या हो गया, CAL। और कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाना, अध्यापन कार्य कराना, CAI हो गया। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये कंप्यूटर के द्वारा नए नए साउंड इफेक्ट तैयार करना, क्या हो गया दोस्तों, MIDI हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये अपन ने यहाँ पर चीजें जानी है। फिर अपन यहाँ पे बताए अगली विशेषता, यानी कि वर्सेटिलिटी तक अपन ने जान लिया कंप्यूटर की विशेषताओं में। अगली विशेषता कौन सी आएगी दोस्तों यहाँ पर,
नेक्स्ट विशेषता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उच्च भंडारण क्षमता। हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उच्च भंडारण क्षमता। हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि उच्च भंडारण क्षमता। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी में क्या बोला गया है कि आज अपन कंप्यूटर में फ्यूचर यूजेज के लिए सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में सूचनाओं को सुरक्षित करने की भी क्या होती है, क्षमता होती है, जिससे अपन स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं। कंप्यूटर की क्या बोलते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। और ये जो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों, ये काफी अधिक होती है। अपन एक कंपनी, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड अपन एक सिंगल फाइल में अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता जो होती है सूचनाओं को, वो क्या होती है, काफी अधिक होती है। इसमें अपन ये बताएंगे कंप्यूटर में काफी अधिक मात्रा में सूचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। कंप्यूटर में काफी अधिक मात्रा में सूचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है, जिसे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में अपन सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, फाइलों के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी क्षमता कहा जाता है। अब कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता उसको अलग अलग इकाइयों में मापते हैं। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट बताएंगे, कंप्यूटर की कार्य स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की इकाइयां। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की इकाइयां, स्टोरेज कैपेसिटी की मेजरमेंट यूनिट्स। यानी कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको मापने की इकाइयां। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की इकाइयों में अपन यहाँ पे पहली बताएं तो दोस्तों, पहली कौन सी आती है, बिट। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। और इसमें 0-1 संख्याएं होती है। यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोरेज है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट। और इसमें 0 और 1 संख्या होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। भंडारण क्षमता की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। फिर इसके बाद कौन सी इकाई बनेगी दोस्तों, बिट के बाद में बनता है 4 बिट। 4 बिट से किसका निर्माण होता है, निबल। तो बिट के बाद में कौन सी इकाई होती है दोस्तों, निबल। 4 बिट का समूह होता है। फिर 8 बिट्स यानी कि 8 बिट से किसका निर्माण होता है दोस्तों, 1 बाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, 1 बाइट का। फिर 1024 बाइट, 1024 बाइट से क्या बनता है, 1 KB यानी कि किलोबाइट। इसको अपन क्या बोलेंगे, किलो बाइट। फिर अपन यहाँ पे बताएं 1024 KB से किसका निर्माण होता है दोस्तों, 1 MB का यानी कि मेगाबाइट। और 1024 MB से किसका निर्माण होता है, 1 GB का यानी कि गीगाबाइट। और 1024 GB से किसका निर्माण होता है दोस्तों, 1 TB का। TB का मतलब टेराबाइट। ये कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की इकाइयां होती है। यानी कि बेसिक इकाइयां, अपन ने स्टैंडर्ड इकाइयों के बारे में यहाँ पे जाना है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जिसमें 0 और 1 संख्या होती है। और इसका पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है दोस्तों, बाइनरी डिजिट। फिर 4 बिट से किसका निर्माण होता है, 1 निबल का। 8 बिट से किसका निर्माण होता है, 1 बाइट का। 1024 बाइट से किसका निर्माण होता है, 1 KB का, किलोबाइट का। 1024 KB से किसका निर्माण होता है, 1 MB का। 1024 MB से किसका निर्माण होता है, 1 GB का यानी कि गीगाबाइट। और 1024 GB से किसका निर्माण होता है, 1 टेराबाइट का। अब अपन अन्य यूनिट लिखे यहाँ पे अदर इकाइयां। तो टेराबाइट के बाद में क्या होती है दोस्तों,
1 पीबी, पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट। फिर 1024 पीबी से किसका निर्माण होता है? 1 ईबी का, ईबी का मतलब एक्साबाइट। और 1024 ईबी से किसका निर्माण होता है दोस्तों? 1 जेडबी, जेडबी का मतलब जेटाबाइट। और 1024 जेडबी से किसका निर्माण होता है दोस्तों? 1 योटाबाइट, वाई बी यानी कि योटा बाइट। और 1024 वाई बी से किसका निर्माण होता है? 1 डबल बी यानी कि ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट। और लास्ट कौन सी होगी? 1024 ब्रोंटोबाइट से किसका निर्माण होता है दोस्तों? 1 जियोबाइट का। तो ये कुछ क्या इकाइयां यहाँ पे अपन ने जानी है। यानी कि कंप्यूटर में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई वो यही मानी गई, इससे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन ने बताया कि कंप्यूटर में अपन फ्यूचर यूजेस के लिए सूचनाओं को क्या कर सकते हैं दोस्तों? सुरक्षित कर सकते हैं। और ये जो सूचनाएं अपन किस रूप में सुरक्षित करेंगे? फाइलों के रूप में। और ये ऐसी क्षमता ही कंप्यूटर की क्या कहलाती है? स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण क्षमता कहलाती है। इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइनरी डिजिट, जिसमें 0 और 1 संख्या होती है, और स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, ठीक है। 2 से 4 बिट से किसका निर्माण होता है? एक निबल का। 8 बिट से किसका निर्माण होता है? एक बाइट का। और 1024 बाइट से किसका निर्माण होता है? एक किलोबाइट का, केबी। और 1024 केबी से किसका निर्माण होता है? 1 एमबी का यानी कि मेगाबाइट। 1024 एमबी से किसका निर्माण होता है? 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी का। 1024 जीबी से किसका निर्माण होता है? 1 टीबी का यानी कि टेराबाइट का। फिर ये स्टैंडर्ड यूनिट है भाई। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो किस में आती है? टेराबाइट में। जो मुख्य स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर में, रैम किस में आती है? जीबी में। और रोम किस में आ रही है? एमबी में आ रही है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं इससे आगे इकाई 1024 टेराबाइट से किसका निर्माण होता है? 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट का। 1024 पेटाबाइट से किसका निर्माण हो रहा है? 1 ईबी का यानी कि एक्साबाइट का। 1024 ईबी से किसका निर्माण हो रहा है? 1 जेडबी यानी कि जेटाबाइट का। 1024 जेडबी से किसका निर्माण हो रहा है? 1 योटाबाइट का। 1024 योटाबाइट से किसका निर्माण हो रहा है? 1 ब्रोंटोबाइट का। और 1024 ब्रोंटोबाइट से किसका निर्माण हो रहा है? जियोबाइट का, जो सबसे स्मॉलेस्ट मानी, लार्जेस्ट मानी गई है। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में जाना है अपन ने। अब अपन ये भी लिख सकते हैं कि साहब यहाँ पे आपको पूछ ले, यानी कि 1 MB क्या होता है? मेगाबाइट, सॉरी केबी। पहले केबी की बात करें तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स, यानी कि 2 की पावर 10 बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 MB के, केबी के, सॉरी। इसको मैं ऐसे लिख दूं अपोजिट, यानी कि 2 की पावर 10 बाइट्स, तो ये किसके बराबर होगा? 1 केबी के। इसी टाइप से ये लिख दिया अपन 2 की पावर 20 बाइट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 MB के। फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 30 बाइट्स, ये 1 GB के। फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 40 बाइट्स, ये 1 TB के। तो ये KB, MB, GB, TB इनको ऐसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। अब आपको आगे यहाँ पे पूछ ले इससे आगे, तो 2 की पावर 50 बाइट्स, इसी टाइप से 2 की पावर 60 बाइट्स, इसी टाइप से 2 की पावर 70 बाइट्स, इसी टाइप से 2 की पावर 80 बाइट्स। फिर नेक्स्ट है 2 की पावर 90 बाइट्स, 2 की पावर 100 बाइट्स। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टेराबाइट से बड़ी इकाई कौन सी होती है? पेटाबाइट। पेटाबाइट से बड़ी इकाई कौन सी होती है? एक्साबाइट। एक्साबाइट से बड़ी इकाई कौन सी होती है? जेटाबाइट। जेटाबाइट से बड़ी इकाई योटाबाइट। योटाबाइट से बड़ी इकाई ब्रोंटोबाइट। और ब्रोंटोबाइट से बड़ी इकाई जियोबाइट, जियोबाइट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे भी इनको लिखा जा सकता है। अब ये जो 3 है, ये 4, इनको अपन और कैसे लिख सकते हैं? इन 4 को और कैसे पूछ सकता है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड यूनिट है ये 4। तो ये क्या हो गया? लगभग 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन, सॉरी 1000 बाइट्स। 1024 हो गया ना,
1000 बाइट्स, 1000 बाइट्स हो गए। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, लगभग 1 मिलियन बाइट्स, लगभग 1 मिलियन बाइट्स, मिलियन बाइट्स। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, लगभग 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लगभग 1 ट्रिलियन बाइट्स, 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो ये इसकी अन्य इकाइयां हो गई यहाँ पर। ये क्या हो गई दोस्तों, अन्य इकाइयां, यानी कि इनको इससे भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की इकाइयों के बारे में अपने यहाँ पे जाना है। फिर दोस्तों अगली जो विशेषता आएगी वो कौन सी आएगी, कम्युनिकेशन। कौन सी आएगी, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। कंप्यूटर की अगली विशेषता कौन सी है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। संचार बोल दो या संप्रेषण बोल सकते हैं, संचार या संप्रेषण, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन। संचार या संप्रेषण, ठीक है ना, कम्युनिकेशन। तो अपन ने जाना था कि भाई कंप्यूटर के द्वारा अपन इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं, फाइलों का आदान प्रदान भी कंप्यूटर के द्वारा अपन कर सकते हैं। इसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन की अवधारणा बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर से अपन कम्युनिकेशन का कार्य भी कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे अपन बताएंगे कि कंप्यूटर के द्वारा संचार कार्य को भी किया जा सकता है, कार्य भी किया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा किसका कार्य किया जाता है दोस्तों, संचार का कार्य भी किया जा सकता है, यही इसमें बोला गया है। बात करें साहब संचार क्या होता है, संचार या संप्रेषण क्या होता है, या कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार या संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या होता है। तो संचार या संप्रेषण की अपन बात करें तो दोस्तों सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य है, सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, संचार कहलाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कार्य है, यानी कि फंक्शन या टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, संचार या संप्रेषण का कार्य कहलाता है। तो कंप्यूटर के द्वारा अपन संचार का कार्य भी कर सकते हैं। अब जो अपन ने बताया कि कंप्यूटर के द्वारा संचार का कार्य भी किया जा सकता है, तो इसका माध्यम क्या होगा दोस्तों, तो इसका माध्यम क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर की जुड़ी हुई संरचना क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। और ये आजकल के टाइम पर अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, इंटरनेट का। तो कंप्यूटर के द्वारा आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की, जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ देंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। तो ये अपन ने समस्त क्या पढ़ी है दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने कंप्यूटर का अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। इसमें अपन ने कंप्यूटर के बारे में क्या जाना है, एक तो कंप्यूटर का परिचय बताया है, सामान्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताया, और ये जनरेशंस के कंपोनेंट्स बताए हैं। दूसरा अपन ने कंप्यूटर की परिभाषा जानी है, कंप्यूटर की विशेषता ही यहाँ पर अपन ने जान ली है। अब अपन इसके इंट्रोडक्शन में अगला जो पॉइंट जानेंगे वो कंप्यूटर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अगला पॉइंट कौन सा आएगा दोस्तों, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का वर्गीकरण या प्रकार, यानी कि क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण या प्रकार, या अपन बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की अपन बात करें, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, पहला होता है दोस्तों
एनालॉग कंप्यूटर। पहला कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, और इसमें पहला कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि कार्य क्षेत्र के आधार पर, वर्किंग एरिया के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी कौन सी है? डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। दूसरी श्रेणी कौन सी है? डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरी श्रेणी कौन सी है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये वर्किंग एरिया के आधार पर, यानी कि कार्य क्षेत्र के आधार पर कंप्यूटर का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, इनको आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, इनको आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4। पहला कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। दूसरे कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। तीसरे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथे होते हैं सुपर कंप्यूटर। यानी कि आकार और कार्य क्षमता के आधार पर इन डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? 4। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, यानी कि कंप्यूटर को कार्य के आधार पर, यानी कि वर्किंग एरिया के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, साइज और वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर जो डिजिटल कंप्यूटर है उनको कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है? 4। कौन कौन से 4 भाग है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब अपन इनका यहाँ पे विवरण जाने, ये मुख्य रूप से विभाजन है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कौन सा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। दूसरा होता है लैपटॉप कंप्यूटर। तीसरा होता है पॉम टॉप कंप्यूटर। और चौथा होता है पीडीए। पीडीए का पिछली बार संगणक के पेपर में फुल फॉर्म आया हुआ है। पिछली बार संगणक के पेपर में इसका फुल फॉर्म आया हुआ है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये पीडीए शब्द का फुल फॉर्म है। पिछली बार संगणक के पेपर में पीडीए का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो जो अपना स्मार्टफोन होता है उसको अपन पीडीए ही बोलते हैं। आकार के आधार पे सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसीबी बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? पीसीबी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन इनके बारे में यहाँ पे विवरण जाना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंप्यूटर का विभाजन अपन पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किए गए, क्लासिफाई किए गए। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जो डिजिटल कंप्यूटर है इनको आकार और कार्य क्षमता के आधार पर 4 श्रेणियों में और अपन विभाजित कर रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना? अब जो माइक्रो कंप्यूटर है इनको पीसीबी बोलते हैं अपन, पर्सनल कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप और पीडीए 4 श्रेणियों में विभाजित रहते हैं। अब अपन इनके बारे में थोड़ा बहुत विवरण जानेंगे यहाँ पे। पहले कौन सी है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों, भौतिक राशियों जैसे टेम्परेचर हो गया, ताप, दाब, गति, दिशा, एक्सेट्रा,
का मापन करते हैं। यानी कि भौतिक राशियों का मेजरमेंट, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, गति हो गया, दिशा हो गया, इनको मापने के लिए जो उपकरण अपन यूज करते हैं दोस्तों, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोला गया है, एनालॉग कंप्यूटर बोला गया है। यानी कि भौतिक राशियों के मापन के लिए जिन डिवाइसों का या उपकरणों का अपन यूज करते हैं, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोल रहे हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें साहब, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, इनके बारे में बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो इन्हें मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के सेक्टर में यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग एवं विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग एवं विज्ञान के क्षेत्र में यूज किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से कहां पे यूज करते हैं दोस्तों, अपन इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। उदाहरण की अपन बात करें दोस्तों, इनके उदाहरण की बात करें, अपन एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, विद्युत मीटर हो गया, कंपास हो गया, एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर के। तो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एनालॉग कंप्यूटर, देखो इनका मुख्य रूप से प्रश्न ये बनता है कि क्या होते हैं, कहां पर यूज होते हैं और उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। तो भौतिक राशि हो, यानी कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, डायरेक्शन हो गया, इनका मापन करने के लिए जिन उपकरणों का अपन यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। और इन कंप्यूटरों को मुख्य रूप से अपन कहां पर यूज करते हैं, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर, ठीक है ना, थर्मामीटर। इसके अलावा स्पीडोमीटर, विद्युत मीटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसके अलावा कंपास हो गया। ये सारे किसके उदाहरण माने गए हैं, एनालॉग कंप्यूटर के माने गए हैं। फिर सेकंड जो कैटेगरी आएगी वो कौन सी आएगी, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, पहले हाइब्रिड के बारे में जानेंगे फिर अपन डिजिटल के बारे में ना। हाइब्रिड कंप्यूटर सेकंड कैटेगरी कौन सी है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, इनके बारे में ये बोला गया है कि जिन कंप्यूटरों में डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं पाई जाती है। यानी कि जिन कंप्यूटरों में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं पाई जाती है, दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की विशेषताएं पाई जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर की संयुक्त विशेषताएं पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और इनका प्रयोग वर्तमान में अपन कहां पे कर रहे हैं, यानी कि इनका प्रयोग मुख्य रूप से कहां पे होता है, इनका प्रयोग वर्तमान समय में अपन कहां पे कर रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान में। वर्तमान समय में मुख्य रूप से कहां पे कर रहे हैं अपन, मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान में कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में या विज्ञान में कर रहे हैं। यानी कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहां पे किया जा रहा है, चिकित्सा क्षेत्र या चिकित्सा विज्ञान में किया जा रहा है, ठीक है ना। उदाहरण की अपन बात करें, एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें दोस्तों, जैसे अपन बात करें पेस मेकर हो गया, एमआरआई मशीन हो गई, सीटी स्कैन मशीन हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें ईसीजी मशीन हो गई, ईसीजी मशीन,
एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के। मैं दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर, जिन कंप्यूटरों में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं संयुक्त रूप में पाई जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इनका प्रयोग वर्तमान समय में मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अपन बात करें दोस्तों तो पेसमेकर हो गया, एमआरआई मशीन हो गई, सीटी स्कैन मशीन हो गई, ईसीजी मशीन हो गई, ये सारे किसके एग्जाम्पल माने गए हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल माने गए हैं। फिर तीसरी जो कैटेगरी मिलेगी आपको यहाँ पर, जो कंप्यूटर की तीसरी कैटेगरी है वो कौन सी है? डिजिटल कंप्यूटर। कौन सी है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर बोलते हैं हिंदी में इनको। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन अंकीय कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर किनको बोला गया है? जो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजिट्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट के माध्यम से कार्य करते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य, अंकों यानी कि डिजिट्स के माध्यम से करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य डिजिट या अंकों के माध्यम से करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपन डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। अब ये जो कंप्यूटर है किसका प्रयोग करते हैं? इन कंप्यूटर के द्वारा बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बिट यानी कि बाइनरी डिजिट जिसमें क्या होता है? 0-1 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको प्रश्न पूछ सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से डिजिट का प्रयोग करके डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करते हैं? तो दोस्तों कौन से डिजिट का प्रयोग करते हैं? ये बाइनरी डिजिट। इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? यानी कि विज्ञान, व्यापार, अनुसंधान के बाद में अपन बताएं यहां पर शिक्षा, बैंक, बीमा, रेलवे आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके उदाहरण अपन बताएं कि इन कंप्यूटर के उदाहरण क्या है। तो दोस्तों पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? मिनी कंप्यूटर। तीसरा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। एक चार्ट भी बनाया था अपन ने यहाँ पे कंप्यूटर का विभाजन का। ये एक डायग्राम भी बनाया था अपन ने कि डिजिटल कंप्यूटर ये कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये डायग्राम बनाया था ना, इसको अपन ने यहाँ पे दोबारा बताया है कि जो अपन यहाँ पे बात करें, ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इनको क्या माना गया है? डिजिटल कंप्यूटर माना गया है। अब अपन इनके बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे बात करें। देखो एक तो माइक्रो कंप्यूटर है, एक तो कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। एक तो माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों और एक सुपर कंप्यूटर है। इन दो के बारे में काफी दफा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में काफी दफा एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो अपन इनके बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर पहला कौन सा आता है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर। पहली कैटेगरी कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे अपन माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पहला पॉइंट बताएंगे कि जो आकार माइक्रो स्ट्रक्चर होने के कारण इनको क्या बोला गया है? माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्म संरचना के होते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्म संरचना के कंप्यूटर होते हैं।
के कंप्यूटर। यानी कि पहले पॉइंट अपन ने क्या बताया कि इनकी संरचना कैसी होती है, माइक्रो स्ट्रक्चर की होती है, यानी कि सूक्ष्म संरचना के कंप्यूटर होते हैं। इन्हीं कारण दोस्तों इनको क्या बोला गया है, माइक्रो कंप्यूटर बोला गया है। सूक्ष्म संरचना होने के कारण क्या कहा गया है, इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। फिर अपन यहाँ पे बात करें दूसरा इनका पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट अपन बताएंगे, डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर नामक पुर्जे का प्रयोग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि इन कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर नामक पुर्जे का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन बात करें यहाँ पर, ये जो कंप्यूटर है इनका अन्य नाम क्या होता है, इन्हें पीसी भी कहा जाता है। इन्हें पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी इनको अपन कहते हैं। फिर अपन बात करें, ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर होते हैं आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं। आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। बात करें इनका निर्माण, तो इनका निर्माण हुआ था 1981-82 में, ठीक है ना। आईबीएम कंपनी द्वारा इनका निर्माण किया गया, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा निर्माण किया गया। और निर्माता व्यक्ति की बात करें अपन, तो इनका निर्माता कौन है दोस्तों, एडवर्ड रॉबर्ट, एडी रॉबर्ट, यानी कि एडवर्ड रॉबर्ट, इस नाम के व्यक्ति ने इन कंप्यूटर को क्या किया है, डिजाइन किया है। और ये कंप्यूटर क्या होते हैं, सिंगल यूजर होते हैं, सिंगल प्रोसेसर होते हैं। ये सिंगल यूजर एंड सिंगल प्रोसेसर होते हैं, सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पे जाना है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्म संरचना होने के कारण इनको क्या कहा गया है, माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर नामक पुर्जे का प्रयोग किया जाता है। इनको पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कहा जाता है। आकार में सबसे छोटे होते हैं। 1981-82 में चौथी पीढ़ी में यानी कि फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में निर्माण हुआ इनका। चौथी पीढ़ी में ये कंप्यूटर बने आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाए गए और व्यक्ति एडवर्ड रॉबर्ट है। सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग कंप्यूटर होते हैं, सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं। फिर दूसरे कंप्यूटर कौन से होते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, इनमें पहला पॉइंट अपन बताएं यहाँ पर, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, यानी कि आकार में बड़े। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में क्या होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं। फास्ट स्पीड के कंप्यूटर होते हैं, फास्ट स्पीड के कंप्यूटर, यानी कि इनकी स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी के कंप्यूटर होते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च भंडारण क्षमता के कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में क्या होते हैं दोस्तों, ये बड़े होते हैं। फास्ट स्पीड के कंप्यूटर होते हैं और हाई स्टोरेज यानी कि उच्च भंडारण क्षमता के ये कंप्यूटर होते हैं। इनका जो निर्माण है वो थर्ड जनरेशन में हुआ था, तीसरी पीढ़ी में। इनका निर्माण कब होता है दोस्तों, थर्ड जनरेशन में, थर्ड पीढ़ी में।
तीसरी पीढ़ी में इनका निर्माण हुआ। और निर्माता की अपन बात करें तो अमेरिका की एक कंपनी है डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। इस कंपनी के द्वारा इनको डिजाइन किया गया था। और जो पहला मिनी कंप्यूटर बना था उसका नाम रखा गया था पीडीपी, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। यानी कि इसमें अपन इसके वर्जन बताइए तो पीडीपी 1, पीडीपी 8 और पीडीपी 11, ये इसके कुछ वर्जन है। तो पीडीपी 1 इसका पहला वर्जन था। और ये जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ये मल्टी यूजर होते हैं, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। और मल्टी प्रोसेसर होते हैं, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में बड़े, फास्ट स्पीड से कार्य करने वाले, ज्यादा सूचना स्टोर करने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर है। ये तीसरी पीढ़ी में बने थे। अमेरिका की एक कंपनी है डीईसी कंपनी यूएसए, इसके द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। और पहला मिनी कंप्यूटर पीडीबी 1 बना था। और कुछ वर्जन इसके यहाँ पे लिखे हैं, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसर ये कंप्यूटर होते हैं। फिर अगले कंप्यूटर कौन से होते हैं दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगले कंप्यूटर कौन से होते हैं दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, ये दोस्तों इनके बारे में अपन बताएं तो ये मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं और मिनी कंप्यूटर होते हैं, इनकी तुलना में आकार में बड़े होते हैं। माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर की तुलना में, आकार में बड़े, लार्ज साइज के यानी कि आकार में बड़े, फास्ट स्पीड तथा हाई स्टोरेज कैपेसिटी के कंप्यूटर होते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी के कंप्यूटर। यानी कि माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की तुलना में आकार में बड़े, फास्ट स्पीड के और हाई स्टोरेज कैपेसिटी के कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। अब अपन इनके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ऐसे कहा जाता है कि यूनिवेक को पहला माना गया है। यूनिवेक फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यूनिवेक को फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर माना गया। कई किताबों में और भी नाम आता है, लेकिन मुख्य रूप से यूनिवेक को माना गया। ये मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर विशेषता के कंप्यूटर होते हैं। और रेफ्रिजरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज जिसको बोल रहे हैं अपन, की साइज के कंप्यूटर होते हैं। रेफ्रिजरेटर की साइज के क्या होते हैं दोस्तों? ये कंप्यूटर होते हैं। फ्रिज की साइज के क्या होते हैं? ये कंप्यूटर होते हैं। और ये जो कंप्यूटर होते हैं मुख्य रूप से नेटवर्किंग में इनका प्रयोग सर्वर सिस्टम के लिए किया जाता है। नेटवर्किंग में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि नेटवर्किंग में इनका प्रयोग सर्वर सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है, सिस्टम बनाने हेतु किया जाता है। नेटवर्किंग में इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? सर्वर सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अपन ने कुछ मूलभूत बातें यहाँ पर इसके बारे में जानी है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर की।
अब सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, देखो प्रश्न एग्जाम में किसका बनता है, एक तो प्रश्न बनता है माइक्रो का, और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो दोस्तों किसका बनता है, सुपर कंप्यूटर का। तो यहाँ पे अपन बात करें, अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अगले जो टाइप्स होते हैं वो कौन से, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अगला जो कैटेगरी आएगा वो कौन सा आएगा, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की अपन बात करें तो आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, आकार एवं कार्य क्षमता यानी कि साइज एंड वर्किंग कैपेसिटी के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सबसे बड़े आकार एवं शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर, शक्तिशाली कंप्यूटर यानी कि पावरफुल कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। यानी कि आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर सबसे बड़े आकार के और शक्तिशाली कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, इनको कहां पर अपन यूज करते हैं, किन उद्देश्यों के लिए इनको यूज करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात बताएं तो इनका जो कार्य क्षेत्र होता है, वर्किंग एरिया जो होता है, जैसे वैज्ञानिक अनुशोधों में इसका प्रयोग किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुशोधों में प्रयुक्त होते हैं ये, वैज्ञानिक अनुशोधों में इनका प्रयोग किया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष तकनीकी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें और भी काफी क्षेत्र है, जैसे अपन बात करें सरकार के बड़े उपक्रमों द्वारा इनका यूज किया जाता है। मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुशोधों एवं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मौसम भविष्यवाणी में इनका यूज किया जाता है, मौसम भविष्यवाणी में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इनकी कार्य गति को मापने की इकाई बताई थी आपको, कार्य गति को मापने की इकाई क्या होती है इनकी, तो इनकी कार्य गति को मापने की इकाई फ्लॉप्स होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इनके कार्य गति को मापने की इकाई होती है। आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर सबसे बड़े आकार के और पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो वैज्ञानिक अनुशोधों में इनका प्रयोग किया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इनका प्रयोग किया जाता है, सरकार के बड़े उपक्रम इनको यूज करते हैं, मौसम भविष्यवाणी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और फ्लॉप्स में इसकी कार्य क्षमता को मापा जाता है। फिर अपन बताएं यहाँ पर विश्व स्तर पे सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जैसे CDC 6600 एंड क्रेवन, CDC 6600 और क्रेवन दोस्तों ये क्या है, विश्व स्तर पर। ये CDC 6600 है ना, ये तो बना था 1964-65 में, और ये बना था क्रेवन है, और ये बना था 1975-76 में, 1975-76 में। और ये क्या है दोस्तों, दोनों ही क्या है, विश्व में बने पहले सुपर कंप्यूटर, विश्व स्तर पर बने पहले सुपर कंप्यूटर, विश्व स्तर पे बने पहले सुपर कंप्यूटर कौन से है दोस्तों, तो या तो ऑप्शन में क्या आएगा CDC 6600 या क्या आएगा क्रेवन। अब पहले कौन सा बनाया, 1964 में बन गया था CDC 6600, तो इसको ज्यादा सही माना जाता है। अगर CDC 6600 नहीं आता है तब आपका कौन सा, क्रेवन है। अब इनका निर्माता कौन है, इन दोनों का निर्माता, तो इनका निर्माता अपन बताएं तो देश तो हो गया अमेरिका, देश तो कौन सा हो गया USA, और व्यक्ति को संस्था कौन सी हो गई, क्रे रिसर्च सेंटर, CRC। एक बार LDC के पेपर में पूछा गया था CRC के बारे में ना, तो CRC का मतलब है क्रे रिसर्च सेंटर, CRC। और व्यक्ति का नाम पूछ ले तो अपन क्या बताएंगे, व्यक्ति का नाम
तो व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पर सिमुर क्रे, सिमुर क्रे। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करें भारत में अपन बताए दोस्तों, तो भारत के रिगार्डिंग अपन बात करें, भारत के रिगार्डिंग बात करें यहाँ पर। अच्छा, विश्व का वर्तमान में सबसे तेज गति का फ्रंटियर, यानी कि विश्व में वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, तेज गति का सुपर कंप्यूटर, विश्व में वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर आपको पूछ ले तो विश्व में वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? फ्रंटियर। फ्रंटियर, फ्रंटियर विश्व में वर्तमान में सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर माना गया है। तो ये सुपर कंप्यूटर के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में अपन ने यहाँ पर जाना है। ठीक है, फिर अगला अपन यहाँ पे बताएं दोस्तों भारत में, तो भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर, इंडिया में सुपर कंप्यूटर की बात करें अपन, तो भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे बात करें तो 1988 में, यानी कि कब बने? 1991 में, 1991 में 5वीं कंप्यूटर पीढ़ी में, 5वीं कंप्यूटर पीढ़ी में बने। यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर सर्वप्रथम कब बने? 1991 में। और कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी में बने दोस्तों? 5वीं पीढ़ी में। अगर बात करें पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर, तो पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? परम 8000। कौन सा? परम 8000। परम 8000 को पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और इसका जो जनक है वो विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा बनाया गया। कहां पर बनाया गया दोस्तों? संस्था कौन सी थी? सीडेक कंपनी, सीडेक, सीडेक कंपनी, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, सीडेक का अपन पूरा नाम बताएं यहां पर, यानी कि जो सीडेक है इसका पूरा नाम बताइए, तो सीडेक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी कि पुणे महाराष्ट्र में एक कंपनी है जिसका नाम है सीडेक, और इस सीडेक कंपनी के द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी में 1991 में बड़ा, जिसका नाम क्या रखा गया? परम 8000। क्या नाम रखा गया? परम 8000। अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर अपन बताएं, अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर, अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर, तो दोस्तों अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर की अपन चर्चा करें तो अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर में कौन सा आता है? जैसे अपन बात करें परम 10,000, परम युवा, परम पद्मा, परम ईशान, परम शिवाय। ठीक है ना, परम सिद्धि, ये परम सीरीज के हैं। ये किस सीरीज के दोस्तों? परम सीरीज के। और यहां पे अपन बात करें सागा 220, सागा 220, सागा 220, ये इसरो का है। किसका दोस्तों? इसरो का। अनुराग, अनुराग, अनुपम, एका, ठीक है ना, ये सारे भारतीय सुपर कंप्यूटर है। और वर्तमान में भारत का सबसे तेज गति का कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज गति का एरावत, एरावत, वर्तमान में भारत का सबसे तेज गति का है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज गति का सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट स्पीड का सुपर कंप्यूटर है।
तो ये दोस्तों अपन ने कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में जाना है, यानी कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में अपन ने जाना है। यहाँ पर कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में जाना है, और विश्व स्तर पे सुपर कंप्यूटर है और भारत में सुपर कंप्यूटर है, इनकी विवेचना अपन ने यहाँ पे की है। अपन ने इस क्लास में कंप्यूटर की विशेषताओं और कंप्यूटर के जो विभाजन है उसके बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके समझ में आ रही होगी। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लास को आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।